जय हिंद दोस्तों। तो आज सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और अभी इससे पहले वाले क्लास में जो हम बता रहे थे वो दिल्ली सल्तनत का चल रहा था, हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है। तो उसमें हम लोगों ने पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिया है। अब देयर इज़ नो मोर, मतलब बहुत ज़्यादा अब उसमें कुछ बचा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप उतना तैयार कर लिए होंगे या तैयार कर रहे होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से छूटने के कोई चांसेस नहीं हैं। वो कंप्लीट है जितना हम लोगों ने देखा। अब जो हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं वो है हमारा मुग़ल पीरियड, मुग़ल साम्राज्य की तरफ। तो हम इसमें जानेंगे किस प्रकार मुग़लों का भारत में आगमन हुआ और किसने मुग़ल साम्राज्य की यहाँ नींव डाली, और क्या क्या वो मेन रीज़न थे जिनसे यहाँ मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी, और उसके बाद कब तक उनका कार्यकाल था, क्या क्या नीतियाँ थी, कौन कौन से राजा हुए, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे उसमें फिर आपको क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे जहाँ से जो क्वेश्चन बना होगा या बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब शुरू किया जाए। उम्मीद करते हैं आप प्रिपेयर्ड होंगे, तो शुरू करते हैं। तो भाई साहब देखो, इधर कुछ लिखा है, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। जाहिर सी बात है, सही बात लिखी हुई है। देखो, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। क्या बात कही है इसमें। मतलब संघर्ष इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सफलता, हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो भैया जी, ये जो मुग़ल पीरियड है ये हमारा दिल्ली सल्तनत के बाद शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत के बाद शुरू होता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या था, कब ऐसे किसकी शुरुआत हुई थी? तो ये जो शुरुआत हुई थी मुग़ल का, जो इसके जो मुग़ल साम्राज्य के जो संस्थापक है वो बाबर माने जाते हैं। वो कौन माना जाता है? बाबर। तो जो सबसे पहले हीरो हैं इस साम्राज्य की वो है कौन? बाबर। वो है कौन? बाबर। इनका नाम काफ़ी लंबा है लेकिन फेमस इसी नाम से हैं, तो हम लोग इसी नाम को देखते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बाबर जी की शुरुआत हुई थी मुग़ल साम्राज्य की हमारे, तो लोधी वंश से हुई थी। कहाँ से? इनका जो जिक्र आया था भारत के इतिहास में वो लोधी वंश में आया था। ऐसे ऐसे हमारा चल रहा था, ठीक है भैया। यहाँ दिल्ली पे सल्तनत थी किसकी? लोधी की। किसकी? लोधी की। इब्राहिम लोधी की। किसकी? इब्राहिम लोधी की। यहाँ दिल्ली जो इस समय कार्यकाल चल रहा था तो इब्राहिम लोधी का था, और उसी समय यहाँ पंजाब के गवर्नर थे इनके चाचा दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। कौन थे? दौलत खान लोधी थे और आलम खान लोधी पंजाब के गवर्नर थे। तो ये जो लोधी थे इनका जो छोटे छोटे जो साम्राज्य थे वो सब थोड़ा विरोध में थे, तो थोड़ा टकराव था। तो मतलब देखिए क्या होता है, जब आपके इंटरनल टकराव होते हैं तभी साम्राज्य का विनाश होता है, तभी साम्राज्य का विनाश होता है, ठीक है। तो थोड़ा टकराव चल रहा था, तो इनके जो चाचा थे आलम खान लोधी जी और पंजाब के जो गवर्नर थे दौलत खान लोधी ने, उन्होंने आमंत्रित किया किसे? बाबर को। किसे आमंत्रित किया? बाबर को। भाई साहब आप आइए, इन्हें हटाइए, इब्राहिम लोधी को हटाइए, मतलब और सत्ता हमें दीजिए,
चले जाइए। मतलब एक प्रकार से आप आज की जो भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने सुपारी दी, सुपारी सुपारी जैसे बोलते हैं फिल्मों में, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब ये इतना खोखा ले लो और उसके बाद इनको मार दो, सुपारी देते हैं उसे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी ने किया। तो बाबर के उस समय एक फेवरेबल उसकी कंडीशन उसके पक्ष में चल रही थी कि उसके पास कोई जो उसके साम्राज्य जो उसने जीते थे वहाँ वो सब विरोध हो गए थे, वो उसके कब्जे से छूट गए थे, बाहर हो गए थे, उसके पास कोई अपना राज्य करने का वो नहीं था, मतलब क्षेत्र नहीं था। तो एक प्रकार से उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। जैसे मान लो हमको हमारे कहीं से मतलब बाहर कर दिए हैं, एक राज्य से निकाल दिए गया है, दूसरा राज्य हमें ऑफर दे रहा है भाई साहब आप आइए, तो हमारे लिए तो ये तो फेवरेबल कंडीशन हुई ना, हम हो चाहे आप हो कोई भी हो, तो वहाँ तो जाएगा ही। तो सेम इसके साथ हुआ। बाबर के पास उस समय जो इन्होंने प्रांतों को जीता था वहाँ विद्रोह हो गए थे, वहाँ से इसे खदेड़ दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। तो इन्होंने, इनके पास फेवरेबल कंडीशन थी, तो इन्होंने बोला भाई साहब क्यों नहीं, आपका प्रोपोज़ल हम एक्सेप्ट करते हैं। और इन्होंने आया, लड़ाइयाँ की। तो बाबर ने पानीपत की लड़ाई की, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद ये घाघरा का युद्ध हुआ। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, फिर 1530 में इनकी डेथ भी हो गई। तो आइए, ये तो एक ट्रेलर होता है, जैसे फिल्मों का आने से पहले ट्रेलर लॉन्च किया जाता है ना, तो वो ट्रेलर था। अब हम लोग 3 घंटे वाली जो मूवी होती है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक। तो ये रहा, आपको समझ में आया कि बाबर का जो नाम आया था वो कहाँ से आया था, इब्राहिम लोदी के कार्यकाल के समय आया था। इनको बाबर को सुपारी दी गई थी इब्राहिम लोदी को टपकाने के लिए, ठीक है, मॉडर्न वे में, मुन्ना भैया की लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब बाबर के भैया देख लेते हैं थोड़ा इनका पारिवारिक बैकग्राउंड। तो बाबर के पिताजी जो थे वो उमर शेख मिर्ज़ा थे, उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिताजी कौन थे भैया, उमर शेख मिर्ज़ा थे। तो पिताजी मतलब मुस्लिम में पिताजी को, पापा को क्या कहा जाता है, अब्बा जान, अब्बा जान थे उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है। और अम्मी जान कौन थी, यानी माता जी इनकी, कुतलुग, कुतलुग निगार खान, निगार गए है भाई साहब, निगार खान थी। तो इनके जो अब्बा जान थे यानी पिताजी जो थे उमर शेख मिर्ज़ा थे। इनके पिताजी, बाबर के पिताजी कौन थे, उमर शेख मिर्ज़ा थे। उनकी माता जो थी कुतलुग निगार खान थी। इनकी माता कौन थी, कुतलुग निगार खान थी। इनकी माता कौन थी, कुतलुग निगार खान, कुतलुग निगार खान। तो ये भैया उमर शेख मिर्ज़ा जो थे ये आते थे तैमूर वंश से, तैमूर, तैमूर वंश से। कौन वंश से, तैमूर वंश के, ठीक है। और इनकी माता जो आती थी वो चंदेर वंश से आती थी, चंगेज, चंदेर नहीं, चंगेज, चंगेज वंश से, ठीक है। देखिए दोनों वंश अपने में बहुत लाजवाब थे, चंदेल, चंगेज वंश और उसके बाद तैमूर वंश। तो यहाँ देखिएगा कि जो बाबर थे वो उनके पिता थे कौन, उमर शेख मिर्ज़ा थे। वो कौन वंश से आते थे, तैमूर वंश से आते। वो कौन वंश से आते थे, तैमूर वंश। वो कौन से वंश से, तैमूर वंश से आते। तो जो उनकी माता थी कुतलुग निगार खान, उनकी माता कौन सी, कुतलुग निगार खान, वो कौन से वंश से आती थी, चंगेज वंश से आती थी, चंगेज वंश से आती थी। तो भैया ये चंगेज वंश से हो गई, ये तैमूर वंश से हो गए। अब बाबर जो थे वो क्या, ये तुर्क, बाबर और उनके जो उत्तराधिकारी आए, जो और मुगल के राजा आए थे, वो सब तुर्क के और सुन्नी मुसलमान थे। कौन थे, सुन्नी मुसलमान और तुर्क के सुन्नी मुसलमान, ठीक है। तो सुन्नी मुसलमान थे ये लोग। अब भैया उमर शेख मिर्ज़ा हो गए, कुतलुग निगार खान हो गए। अब देखते हैं इनका जन्म। तो इनका बाबर जी का जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी को हुआ था, 1483 में। देख रहे हो डेट कितनी खतरनाक है, 14 फरवरी 1483, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये जो मनाते हैं ना 14 फरवरी को, ये एक प्रकार से आप समझ सकते हो बाबर का हैप्पी बर्थडे हाल है, हैप्पी बर्थडे भाई बाबर, ठीक है। तो 14 फरवरी 1483 में जन्म हुआ था। बाबर के पिता कौन थे, उमर शेख मिर्ज़ा थे। कौन से वंश के थे मेरे भाई, तैमूर वंश के थे। उनकी माता कौन थी, तुगलुक निगार खान, माता कौन सी थी, तुगलुक निगार खान थी, चंदेर वंश। कौन,
चंगेज वंश, सॉरी चंदेर नहीं, चंगेज वंश, चंगेज वंश, ठीक है, चंगेज वंश। अब भैया क्या हुआ, यहाँ जन्म तो हो गया, बाबर जी भी आ गए। अब उमर शेख मिर्ज़ा जो थे वो कहाँ के थे, फरगना के, फरगाना के शासक थे। कहाँ के, फरगाना के शासक थे। ये फरगाना उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उज़्बेकिस्तान में वहाँ के शासक थे। तो इनके पिताजी की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद ये शासक बने बाबर। तो बाबर ने 11 साल की अवस्था में 1494 में, ठीक है, 4 में से गया 3 एक है, ठीक है, 1494 में ये कहाँ के राजा बने, फरगाना के, कहाँ के, फरगाना। इन्होंने सबसे पहले कहाँ के राजा बने, ये शासक बने फरगाना के। कहाँ के, फरगाना के। एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है मेरे दोस्तों कि जो उमर शेख मिर्ज़ा हैं ये बाबर के पिताजी हैं, तो बाबर को जन्म से वंश के आधार पे या जन्म के आधार पे कौन सी उपाधि मिली थी। तो भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से मिर्ज़ा की उपाधि मिली थी। क्या हुआ था, मिर्ज़ा की उपाधि सॉरी इसका मतलब उपाधि का मतलब क्या था, वंश के आधार पे या जन्म के आधार पे, मतलब टाइटल कौन सा मिला था, तो ये क्या मिला था, मिर्ज़ा का टाइटल मिला था, मिर्ज़ा का, जो कि इनके पिता से मिला था, ठीक है। उमर शेख मिर्ज़ा की उपाधि इन्हों वंश से मिली थी बाबर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, मिर्ज़ा की उपाधि, ठीक है। आगे इनको बहुत सारी उपाधियाँ मिली थी, ठीक है, उसके बारे में हम जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे वैसे चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। तो 11 साल के थे 94। अब चूँकि मिर्ज़ा की उपाधि मिली थी, फिर उसके बाद एक और उपाधि थी यहीं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बाबर जब राजा बने उन्होंने एक व्यवस्था चालू की, पद पादशाही। ये क्या है, इन्होंने पद पादशाही नामक एक प्रणाली चालू की, एक व्यवस्था चालू की, जिसमें क्या कहा गया, शासक को जो है बादशाह कहा गया है। शासक को, इससे पहले क्या हुआ थे, शासक हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे, अब उनको क्या कहा जाने लगा, बादशाह कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, बादशाह कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा मेरे दोस्तों, बादशाह कहा जाने लगा। तो पद पादशाही नामक एक व्यवस्था चालू की बाबर ने, जब इनको इनका राजस्व हुआ कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। तो इनको क्या, बादशाह, शासक को बादशाह नाम से जाना जाने लगा। तो क्वेश्चन यहाँ ये आएगा कि भाई साहब प्रथम तैमूर शासक जिसे बादशाह की उपाधि प्राप्त हो। तैमूर शासक क्यों, क्योंकि भाई साहब तैमूर वंश से बिलोंग करते थे। तैमूर शासक क्यों, क्योंकि तैमूर वंश से बिलोंग करते थे। तैमूर शासक क्यों, क्योंकि तैमूर वंश से बिलोंग करते थे। कौन से थे भैया, मुगल वंश, अरे मुगल साम्राज्य के कौन थे, बाबर थे। क्योंकि भाई साहब जो जाहिर सी बात है, जो चलाएगा, जैसे जो कोई नया कार्य करने जा रहा है, जैसे आपने नया मकान बनवाया, तो भाई साहब जाहिर सी बात है पहले आप उसमें रह के उसको ट्राई करोगे, नई बाइक लोगे तो आप खुद चला के। तो भाई साहब इन्होंने शासक को बादशाह कहा, तो पहले उसको आप खुद न सुशोभित करेंगे। तो प्रथम तैमूर शासक जिसे बादशाह की उपाधि प्राप्त है, बाबर। प्रथम तैमूर शासक जिसे बादशाह की उपाधि प्राप्त है, बाबर, ठीक है। प्रथम मुगल शासक जिसे बाबर की बादशाह की उपाधि प्राप्त है, बाबर। देखिए तैमूर शासक कहेगा या मुगल शासक कहेगा, तो इन दोनों से कंफ्यूज मत होनी है। तैमूर शासक क्योंकि भाई साहब इनकी उमर शेख मिर्ज़ा जो है इनके पिताजी हैं, और वो किस वंश से थे, तैमूर वंश से। इनकी माता कुतलुग निगार किस वंश से थी, चंदेर वंश से, ठीक है, चंगेज वंश से। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। बादशाह की उपाधि किसके अंतर्गत रखी गई, पद पादशाही को, जिसे किसके नाम पे, शासक के नाम बदल के बादशाह रख दिया गया। पहले शासक को सुल्तान कहा जाता था, शासक था जो उसे, अब बादशाह, ठीक है, बादशाह। तो क्वेश्चन सीधा पूछेगा, प्रथम बादशाह की उपाधि तैमूर शासक, कौन से तैमूर शासक ने प्रथम बादशाह की उपाधि ग्रहण की थी, तो आंख मूंद के मार दे मेरे भाई, बाबर ने। प्रथम मुगल शासक किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो बाबर ने धारण की थी। मिर्ज़ा की उपाधि किसे प्राप्त थी, तो बाबर की, बचपन से, ठीक है, वंश के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। और उनका जन्म हुआ था 1483 में। 1494 में उन्होंने प्रथम फरगाना की गद्दी पे बैठा था, ठीक है। अब फरगाना के बाद 2 साल बाद जैसे इन्होंने चलाया, और जो थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ फरगाना में, वो सब शांत होने किए, तो उनके पास कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अब तो राज कर सकते हैं, मतलब अब थोड़ा अपना साम्राज्य बढ़ाया जाए।
तो साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में ये फरगाना से समरकंद चले गए। कहाँ चले गए? समरकंद। समरकंद को इनको जीता। अब भाई साहब जब आप एक जन को छोड़ के दूसरी जगह जाओगे तो पिछली जन चली जाएंगी, मतलब समझ रहे हो ना? मतलब गलत अर्थों में ना लो, सही समझो, ठीक है। अब किसी एक के पास दूसरे के पास जाओगे तो दूसरा चला जाएगा, दूसरे के पास दूसरा चला जाएगा। तो इन्होंने फरगाना को छोड़ के समरकंद गए। फरगाना को मतलब था तो फरगाना तो इनका है ही है, सोचे भैया ये तो हमारा है ही है, इसको छोड़ के हम दूसरे के पास चलते हैं, उसको भी अपना बनाते हैं। तो भाई साहब उसको बनाने के चक्कर में ये चली गई। फिर लौट किसके पास आए बनाने? बाबू सोना करने, फिर वो चली गई। तो समझो जब ये फरगाना जीत के समरकंद गए 2 साल बाद, तो समरकंद इनको जीता, इन्होंने जीता, बट फरगाना में विवाद हो गया। फरगाना इनके कवरेज क्षेत्र से, डोमेन से बाहर चला गया। फिर उन्होंने क्या किया? काबुल को अपने अंडर में लिया। तो काबुल को लिया तो समरकंद चला गया, काबुल को लिया तो समरकंद। देखो बेचारे के मतलब बाबर ने कितना इसके अंदर वो ललक थी साम्राज्य विस्तार करने वाली, तभी ये बढ़ रहा था। लेकिन इसकी बदनसीबी जिसे आप कह सकते हो कि देखो उतना बड़ा तो राजा था नहीं कि एक बार भाई साहब आप कांड कर दो आपके नाम से पूरा हो जाए, जैसे अशोक इन सब का था। तो फरगाना, समरकंद, काबुल। तो भैया अब काबुल के बाद इन्होंने कहाँ गए? गजनी। इसकी प्रॉब्लम ये थी कि एक साम्राज्य जीता था, दूसरा इसके हाथ से निकल जाता था। दूसरे में विद्रोह होता था, दूसरे को शांत करते थे, पहला निकल जाता था, फिर पहले को शांत करते थे, दूसरा निकल जाता था। ऐसे से ये परेशान हो गया, ऐसे से ये परेशान हो गया। तो अब सब जगह से इसको मतलब उम्मीद छूट गई थी, भाई साहब एक जगह जीत रहे हैं दूसरा छूट जा रहा है, दूसरी जगह जीत रहे हैं तीसरा छूट जा रहा है। तो इन्होंने सोच रहे थे क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने सोचा कि जो भाई साहब हमारा जो तैमूर का वंश का जो साम्राज्य था वो कुछ इस तरह था, इधर था, ठीक है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना उसी साम्राज्य को थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं। जहाँ तक भाई साहब हमारा साम्राज्य था वहाँ तक तो हम कब्जा कर लेते हैं, जो हमारे दादा ये सब थे वो सब जहाँ तक कब्जा किए थे। तो उसी क्रम में इन्होंने 1519 में तो इन्होंने 1519 में आक्रमण किया। तो देखिए पहले पूरा भारत था, अब तो अलग हो गया पार्टीशन में। तो क्वेश्चन पूछ देगा प्रथम भारत में प्रथम आक्रमण, बाबर का प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बाजौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाजौर में, ठीक है, बाजौर में। यहाँ यूसुफ जाई जाति थी उसके खिलाफ था। यहाँ यूसुफ जाई जाति थी उसके खिलाफ इनका बाजौर आक्रमण हुआ था। बहुत भारी नरसंहार हुआ था, बहुत लोगों की जानें यहाँ गई थी। फिर इसने यहाँ भेरा का किला जीता था, भेरा का किला इसने जीता, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर ने प्रथम भारत पे आक्रमण कहाँ किया था? 1519 में किया था। 1519 में किया कहाँ किया था? बाजौर में किया था। कहाँ किया था? बाजौर में किया था। कहाँ किया था? बाजौर में किया था। हाँ, और उसके बाद बाजौर ये पाकिस्तान में है। और उसके बाद यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध किया था। यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध किया था, मतलब एक तरफ बाबर था, एक तरफ यूसुफ जाई वाले लोग थे, ठीक है। एक तरफ बाबर, एक तरफ यूसुफ जाई वाले लोग थे। बहुत भारी नरसंहार हुआ था। यहाँ इन्होंने कौन सा किला जीता था? भेरा का किला जीता था, ठीक है। तो ऑर्डर देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि भाई साहब ऑर्डर बताइए कब कब किसने किया था? तो सबसे पहले इसने फरगाना जीता था, जहाँ उसके पिताजी शासक थे। उसके पिताजी का नाम, बाबर के पिताजी का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि तैमूर वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो वो फरगाना का राजा बना। फिर उसके बाद समरकंद के बाद काबुल के बाद गजनी। तो फरगाना, समरकंद, काबुल, गजनी। मेरे भाई भूलना मत, ऑर्डर भूलना मत, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऑर्डर वाइज आ रहे हैं, क्रम दे देगा 1 2 3 4, उसके बाद आपको बोलेगा भाई साहब अरेंज करो इसको। तो फरगाना, समरकंद, काबुल, गजनी, फिर उसके बाद बाजौर, ठीक है, फिर उसके बाद बाजौर। अब देखो ये जो शुरुआत हो चुकी है इधर इंडिया की तरफ, भारत की तरफ शुरुआत हो चुकी है। अब जब ये भारत यहाँ पहुँचा तो इसने सोचा कि भाई साहब अब पंजाब की तरफ चलते हैं, थोड़ा इधर भी देख लेते हैं क्या हाल चाल है। तो संजोग इतना गजब बना कि यहाँ से खुद इन्विटेशन चला गया। पंजाब के जो गवर्नर थे
दौलत खान लोदी और इनके इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी, ये सब प्रपोज़ल भेज दिए, इनविटेशन कि बाबर आप आओ, हमारे यहाँ आओ, रहो खाओ, सैनिक भी देंगे, बट एक छोटा सा काम है, ये जो भांजा है ना हमारा इब्राहिम लोदी, बस इससे टपका दो, ख़त्म कर दो और राजगद्दी हमें दे दो। तो बाबर भाई युद्ध नीति में कुशल तो था ही, क्योंकि भाई साहब यहाँ इन्होंने इतने सारे युद्ध किए थे। अब इन सबको का बनी बनाई विरासत चाहिए थी, युद्ध भी हम ना करें, राजा भी हम भी बने, ठीक है, तो हम इनको विरासत चाहिए थी। अब इसके भी दिमाग में आया कहीं ना कहीं ये फ़ायदे का सौदा हो सकता है, वैसे भी जाहिर सी बात है हमारे पास सब कुछ बचा है नहीं, इधर जाएंगे ये सब मार के भगाएंगे, इससे बढ़िया है कुछ नया अपना नई तरफ एरिया बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला ठीक है हम प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर लिए। फिर इन्होंने क्या किया कि 1519 में बाजौर हुआ था, फिर 1526 में एक युद्ध हुआ, बहुत ही फेमस युद्ध, जो कि पानीपत नामक एक जगह है हरियाणा में, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध क्वेश्चन पूछ देगा, भाई साहब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, 1526 में हुआ था, कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, ठीक है। 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। जीता कौन था? बाबर जीता था। जीता कौन था? बाबर जीता था। और क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा मेरे भाई, ये देखो इंपॉर्टेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जीता कौन था? बाबर जीता था। लेकिन क्वेश्चन एक और आएगा कि लोदी वंश का या दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था? तो मेरे भाई इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी ये पानीपत के 1526 वाली लड़ाई में मार दिया गया था, यहीं युद्ध के मैदान में। और कोई राजा दिल्ली सल्तनत का राजा नहीं था जिन्होंने युद्ध के मैदान में मारा गया हो, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन जाएगा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? पानीपत पे हुआ था। और हाँ, ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था? तो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी था, ठीक है। और गद्दारी कौन किया था? उसके चाचा जान खुद आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, ये सब इसके ही अपने आदमियों ने गद्दारी की थी इसे मारने में। तो हाँ, यहाँ से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोदी के साथ उनका एक और मित्र जो कि ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत थे, ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत थे दोस्तों, उनकी भी मृत्यु हो गई, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो देखो दोस्ती इब्राहिम लोदी और बिक्रमजीत की, एक ही युद्ध के दौरान में दो दोस्तों की मृत्यु, ठीक है। तो दोस्ती मुबारक हो इनको, ठीक है। तो ये जो बिक्रमजीत थे ग्वालियर के राजा, इनके ख़ानदान से, इनके परिवार से ही हुमायूं ने क्या प्राप्त किया था? कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। तो कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था हुमायूं ने। कहाँ से? हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था, बाबर का बेटा था, ठीक है। तो हुमायूं ने किसके? बिक्रमजीत के जो कि ग्वालियर के राजा थे, इनके परिवार से क्या प्राप्त किया था? कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी ऐसा योद्धा था जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था, ठीक है। तो ये सब भूलना मत। अब भैया ये हो गए, युद्ध हो गया पानीपत का, पानीपत का युद्ध हो गया। तो भारत में बाबर का ऐसा कोई विचार नहीं था, अभी तक नहीं था कि मतलब कि हमको यहीं रहना है, यहाँ राज करना है। बस वो तो आया था अपना काम करने, मारने, और उसकी जो उसके बदले में उसको पैसे रुपए मिलते वो लेके बस चला जाता, ठीक है। तो लेकिन एक जन और जो मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा ने इसे इनवाइट किया कि भाई साहब आप लोग ये जो और लोदी परिवार हैं इनको भी ख़त्म करिए और राज सिंहासन हमें दीजिए और आप चले जाइए। देख रहे हो, पहले ये इन लोगों ने इनवाइट किया, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी ने, कि भाई साहब आप इब्राहिम लोदी को मारिए जो कि बहुत राजा था भाई, उसको मारिए और हमें सिंहासन दीजिए, चले जाइए। अब इनको मारने की कोई सुपारी दिया राणा सांगा ने, बोला इनको मारिए हमें सिंहासन दीजिए। देख रहे हो क्या रहा है हमारे यहाँ। इतिहास भाई साहब इसीलिए पढ़ा जाता है, इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है जानने के लिए कि हम पीछे की घटनाओं
का जिक्र, कैसे कैसे लोग ने अपने लोगों के साथ ही गद्दारी की। अगर ये जो हमारा पूरा अखंड भारत, जो छोटे छोटे पार्ट थे, अगर एकजुट हो के रहते तो क्या मजाल है कोई बाहरी शक्तियाँ हमारे यहाँ आ पाती। लेकिन नहीं, यहाँ तो पहले से दलाली चल रही है कि भाई साहब आप आओ, सब कुछ काम करो आप, बस हमें सौगात दे के चले जाओ, फ्री में दे के चले जाओ। अरे ऐसा कभी आज तक हुआ है कि होगा? जो आएगा सब कुछ मारे पीटेगा और तुमको फ्री में दे के चला जाएगा? नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मेरे दोस्तों, जो गद्दारी करता है, जो दूसरों का नहीं होता, मतलब अपनों के साथ गद्दारी करेगा, वो मतलब क्या बात है कि मतलब क्या वो है, क्या प्रूफ है कि वो आपके साथ भी है? तो ऐसे लोगों को वो लोग भी मार देते हैं। ऐसा फिल्मों में आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि भाई साहब पहले मिल के काम करवाते हैं, फिर उसके बाद जब वो आते हैं अपना हिस्सा मांगने तो ख़त्म। तो हम लोग देखा, और यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी इतिहास के बारे में। इतिहास कुछ यहाँ से मैसेज देना चाहता है। वो मैसेज समझो, क्या मैसेज देना चाहता है? पहला कि भाई साहब जो साम्राज्य का बहुत सारी घटनाएं हुई हैं इतिहास में, आप वहाँ से देखोगे, आप वहाँ से सीखोगे। इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि इतिहास से जानो, सीखो और उसे फ्यूचर में अपने अप्लाई करो। देखो, इतिहास ने मैसेज दिया। पहला मैसेज क्या है यहाँ से, कि जो साम्राज्य का विनाश हुआ उसमें जो मदद थी वो अपने लोगों ने की। इनके चाचा खुद, इनके परिवार से बिलोंग करने वाले जो इनके लोग थे, उन्होंने इनवाइट किया दूसरे को कि भाई साहब आप आइए। तो मतलब अपने लोग ही आपके विनाश का कारण बन रहे हैं, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज कि जब दो लोग आपस में लड़ोगे तो फ़ायदा हमेशा बाहर वालों का होगा। यहाँ इब्राहिम लोदी, इनके चाचा राणा सांगा, ये सब आपस में लड़े, फ़ायदा किसको हुआ? बाबर को हुआ। दूसरा मैसेज। पहला मैसेज समझा कि गद्दारी कौन किया? अपने लोग, इनके चाचा आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी, ये सब इनके लोग थे, इब्राहिम लोदी के लोग थे। भाई बाहर से थोड़ा बहुत मनमुटाव तो होता रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप पूरा साम्राज्य उखाड़ने के लिए सुपारी दे दोगे किसी को। देखो, दूसरा मैसेज कि आप लोग आपस में जब लड़ोगे, जब कोई आपस में लड़ता है तो उसका फ़ायदा हमेशा तीसरे को होता है, जो कि बाहर का पर्सन होता है। तो भाई साहब ये राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, ये सब आपस में लड़े, फ़ायदा किसे हुआ? बाबर को हुआ। तीसरा कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो आपके लिए भी गड्ढा खोदेगा। आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो आपके लिए खोदेगा। भाई साहब दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी ने किसके लिए गड्ढा खोदा है? इब्राहिम लोदी के लिए। भाई साहब आप आओ, इसे मारो। तो क्या बाबर इनको छोड़ दिया? ना, इनको भी मारा। राणा सांगा सुपारी दिए थे, भाई इनको मारो, क्या इनको छोड़ दिया? नहीं, इनको भी मारा। तो भाई साहब आप दूसरों का विनाश करना चाहोगे तो आपका भी विनाश होगा, ये मत भूलना मेरे भाई, ये मत भूलना। दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा तुम अपने साथ चाहते हो, वरना ऊपर वाले के यहाँ जो भी हो, बट ऊपर वाले के यहाँ हमेशा न्याय होता है, भले टाइम लग जाए कुछ। चौथा मैसेज क्या है दोस्तों? चौथा मैसेज है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में हमेशा शक्ति है। जहाँ एकता नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस कम्युनिटी को, उस जो सिस्टम बना है उसे छोड़ के आप किसी दूसरे को, तो ऐसा नहीं। चौथा मेरे दोस्तों, कि जो विश्वास, ट्रस्ट होता है, इसने ट्रस्ट किया अपने लोगों पर, बस इसके लोग सही नहीं निकले। तो ये जो विश्वास है ना, बहुत पावरफुल चीज़ है और बहुत घटिया चीज़ है, ठीक है। तो एक लाइन है जिसे हम बोलना चाहेंगे, जो कि पहली बात तो विश्वास किसी पे करना मत। पहली बात तो विश्वास किसी पे करना मत। अगर हो जाए तो कभी तोड़ना मत। अगर हो जाए तो कभी तोड़ना मत। बिकॉज आई एम ऑल्सो लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ मेनी personalities or many people, so I have experience of trust. What's happen when someone trust broken with you, also hurt, but this situation becomes very painful for the persons who expecting you
to do something better or something which is not in favor, then at the time many painful situations can be created. Then it's a time of a conflict between you and front peoples. So first of all, you not make the trust on anyone, and if you have trust on anyone, then try to always not broken the trust of any peoples. Always maintain the trust, because this is the key, this is the very big things which cannot be available for all peoples. ओके, तो यहाँ चलते हैं। यहाँ बहुत सारे इतिहास का मैसेज हमें मिला, और इतिहास को हम लोग स्टडी इसीलिए करना चाहते हैं दोस्तों कि वहाँ की जो घटनाएं हैं उनसे सीख के हम लोग अपने फ्यूचर रेफरेंस में उसका यूटिलाइज़ करें, उसका उपयोग करें। तो यहाँ हमने देखा कि इन्होंने बुलाया, तो अब पानीपत का युद्ध हो गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिनमें इब्राहिम लोदी के बहुत खास मित्र ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत की मृत्यु हो गई, और इब्राहिम लोदी की भी मृत्यु हो गई, और बिक्रमजीत के परिवार से हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। ठीक है, अब भैया 1527 आता है, जिसमें होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, ये खानवा का युद्ध भाई साहब किसके किसके बीच में होता है? खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा, किसके? मेवाड़ के राणा सांगा, राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। तो राणा सांगा की अगुवाई बहुत लोग कर रहे थे। इनके आलम खान लोदी थे, महमूद लोदी थे, और उसके बाद आपके ये चंदेरी के राजा मेदिनी राय थे। मेदिनी राय, अब अगली बारी इन्हीं मेदिनी की राय है। अगला जो युद्ध हुआ 1527 के बाद 1528 में, वो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जो कि कौन सा युद्ध था? चंदेरी का युद्ध। फिर उसके बाद 1528 हो गया, 29 में फिर इन्होंने लड़ा था घाघरा का युद्ध, और 30 में इनकी मृत्यु ही हो गई। तो देखो यहाँ से देखो, इन्होंने जब से सिंहासन पाया था 1494 से, तो कभी इनके कार्यकाल में शांति इन्हें नहीं मिली बाबर को, कि भाई साहब आराम से बैठे कंफर्ट जोन में, और उसके बाद बढ़िया से एकदम वहाँ डांस वांस हो, थोड़ा चिल उल किया जाए, और फर्स्ट क्लास वो वाला गाना बजे, स्विमिंग पूल में नहा के नमकीन हो गई हो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब योद्धाओं वाली ज़िंदगी इन्होंने बिताई थी, लड़ाइयाँ, युद्ध, इन सब चीज़ों में इनका जो जीवन था वो सब गुजर गया। तो हमने देखा कि सबसे पहले बाबर को देखा। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। ठीक है, फिर इनके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा थे। इनकी माता कुतलू निगार खान थी। पिता जो थे उमर शेख मिर्ज़ा, वो कि तैमूर वंश से थे, और उनके बाद चंगेज़ खान के वंश से थी इनकी माता। ठीक है, इनको मिर्ज़ा की उपाधि मिली थी, वंश के आधार पर इन्हें मिर्ज़ा की उपाधि मिली थी बाबर को। और फिर उसके बाद इन्होंने जब राज सिंहासन प्राप्त किया, तो इन्होंने पादशाही नामक एक व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत राजा को बादशाह कहा जाने लगा। तो प्रथम तैमूर शासक जिसे बादशाह की उपाधि मिली कौन था? बाबर थे। ठीक है, तो प्रथम मुगल शासक जिसे बादशाह की उपाधि मिली बाबर थे। ठीक है, तो इन्होंने फरगाना पर विजय प्राप्त की, फिर उसके बाद समरकंद, फिर काबुल, फिर गजनी, फिर उसके बाद 1519 में भारत में प्रथम आक्रमण बाबर का 1519 में कौन सा? बाज़ौर में इन्होंने यूसुफजाई जाति के खिलाफ लड़ा था, और उसके बाद इन्होंने भेरा का किला वहाँ से जीता था। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, ये एक चीज़ तो हमने बताना आपको भूल गया, 1526 में इन्होंने पानीपत का जो युद्ध लड़ा था, उसमें जो इब्राहिम लोदी के पास जो सेना थी वो बहुत ही ब्रॉड थी, वो बहुत ज़्यादा थी, लगभग 1,30,000 के समथिंग थी। तो 1,30,000 के समथिंग थी, मान लो 1,00,000 है, लेकिन जो इनके पास थी, जो बाबर के पास थी, वो लगभग 20 या 25,000 या 30,000 सेना थी। तो भाई साहब कौन सा ऐसा ट्रिक लगाया जिसने बाबर ने ऐसा जीत लिया? तो इस युद्ध में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट था। इन्होंने लगाया था युद्ध की तुगलमा नीति। कौन सी नीति? तुगलमा नीति। तुगलमा
तुगलमा नीति। कौन सी नीति? तुगलमा नीति। देखो इस नीति में क्या होता है, इस नीति में क्या होता है, जैसे ऐसे ये मान लो आपके दुश्मन है, ये कौन है? आपके दुश्मन है, ठीक है, मतलब सामने वाले हैं, ऐसा है सामने वाला, और फिर ये आपकी सेना है, ये बाबर की सेना थी, कुछ इस प्रकार इसने ऐसे ऐसे फैलाया था अपनी सेनाओं। देखो आधा पार्ट में इधर डिवाइड कर दिया था, आधा पार्ट में इधर डिवाइड किया था। ये सामने वाले किसकी सेना है? ये इब्राहिम लोदी की सेना हो गई, ये इब्राहिम लोदी की सेना हो गई, और ये बाबर की सेना होगी। इन्होंने दो पार्ट में से रखा था। ये तुगलमा नीति है। युद्ध की तुगलमा नीति क्या होती है उसके बारे में समझो। देखो ये तुगलमा नीति, ये इब्राहिम लोदी की सेना होगी, सामने वाले दुश्मन की सेना होगी, आप ऐसे सर्कल में ऐसे ऐसे दो पार्ट में बांटते हो। तो अभी तक जो इससे पहले जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उसमें सीधा सीधा लड़ा जाता था, भाई साहब इधर से सेना आई, इधर से सेना आई, आपस में भिड़ जाओ, धाए 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 मार के बैठ के ख़त्म कर दो। लेकिन अब ये सब सोच रहे थे पुरानी पद्धति से कि भाई साहब ऐसा ऐसा किए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ये वाले आएंगे या ये वाले आएंगे, तो ये लोग भीड़ लेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा तब उसके बाद दूसरा आएगा। तो ऐसा इन्होंने सोचा। तो इसमें होता क्या है कि पहले ये इधर से जाएंगे, ठीक है, ये इधर से ऐसे आक्रमण कर देगा। तो जब ये इधर से आक्रमण करेगा तो इनको लगेगा कि भाई साहब ये वाले तो अभी फुल स्टॉप लगे हैं, मतलब ऐसे खड़े हैं पोजीशन लेके, तो इसका मतलब आप लोग खड़िया लो तब हम आएंगे। जैसे फिल्मों में होता है ना, मेन गुंडे से पहले उसके असिस्टेंट लोग होते हैं, बोले रुको सर जी आप नहीं, पहले हमको फैसला करने दो, ठीक है। तो वो सब जाते हैं, हीरो मारता है धार देनी सब, तब उसके बाद तो कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ। तो पहले ये वाले लड़ने गए, तो ये जो सेना थी इनके पास चली गई, ये इधर लड़ने गए, इधर गए तो इनको लगा कि भाई साहब यही आएंगे, पहले इधर गए तो ये सब इधर आए। अब ये सब पीछे से चले आए, ये सब कहाँ चले गए? पीछे से। अब पीछे से चले आए भाई साहब, बहुत लोगों को टपका दिए। भाई साहब आप इधर ही भिड़ने में मस्त हो, और पीछे से आके सब मार दिए खर्चे से। फिर उसके बाद जब इधर इनको देखे तो ये सब इधर आए, फिर ये लोग मार दिए। तो ये हो गई युद्ध की तुगलमा नीति, ये हो गई युद्ध की तुगलमा नीति। दूसरी नीति इन्होंने उस्मानिया पद्धति, उस्मानिया नीति है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले ऐसे ऐसे सैनिक, फिर बीच में तोप लगा दो, ऐसे ऐसे सैनिक, फिर बीच में तोप लगा दो, ऐसे ऐसे सैनिक, बीच में तोप लगा दो, ऐसे ऐसे सैनिक। सामने वाला ये दुश्मन की सैनिक है, और आपने ऐसे ऐसे अपने सैनिकों को बीच में तोप, ऐसे सैनिकों को ऐसे बीच में तोप। तो इनके जो दो मुख्य तोप चालक थे, मुस्तफ़ा अली और उस्मान अली, मुस्तफ़ा अली और उस्मान अली, दो मुख्य चालक तोप वाले कौन थे? मुस्तफ़ा अली, उस्मान अली, मुस्तफ़ा अली, उस्मान अली, मुस्तफ़ा अली, उस्मान अली। तोप चालक कौन थे भैया? मुस्तफ़ा और उस्मान, ठीक है, इनको भूलना मत। उस्मान अली और उसके बाद मुस्तफ़ा अली से ट्रेंड आए थे भैया, उस्मान। बाबर बोलता था उस्मान, निशाना लगा, मारते थे, धाए दम करता हो जाता था सब। तो भाई साहब, तो ये जो पानीपत का युद्ध था, ये इन्होंने तोपों और उसके बाद इन सब चीज़ों से विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। अब जो ये खानवा का युद्ध था, खानवा का युद्ध देखो 1 साल बाद लड़ा गया था, 1 साल बाद लड़ा गया था। और इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, बहुत सारी यहाँ के लोग, यहाँ के राजाओं की सेना भी मदद की थी बाबर की, अपनी सेनाएं देने में, ठीक है। तो बाबर के पास बहुत ज़्यादा सेना तो थी नहीं, तो यहाँ के राजा जो थे, जो छोटे मोटे थे, उन्होंने सप्लाई की थी राजा को, बाबर को सेनाएं दी थी कि भाई साहब आप थोड़ा थोड़ा ले लो। तो इसके पास 20-25 हज़ार की संख्या हो गई थी। लेकिन अब खानवा वाला युद्ध में जो राणा सांगा ने सब राजपूतों को एक कर लिया था, यहाँ के राजाओं को, अब कौन देगा सेना? तो और उसके 1 साल बाद भाई साहब इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा था, जिसमें बहुत सेनाएं मारी गई थी, तो इनके पास ऑलरेडी सेना कम थी। तो इस युद्ध में बाबर ने सोचा यार ऐसा क्या किया जाए जिससे जीत मिले जाए। तो इस युद्ध में बाबर ने 3 टेक्निकें अपनाई। पहला क्या, देखो पानीपत के युद्ध में इसने 2 टेक्निक अपनाई, तुगलमा नीति और उसके बाद उस्मानिया नीति। और खानवा में इन्होंने अपनाया, पहले सबसे पहले बोला भाई साहब ये मदिरा जो है इसको बंद कर दो, शराब इसे बंद कर दो। शराब के नशे में कोई युद्ध करेगा तो क्या करेगा? उसको पता चला इसे झूल रहा है, दुश्मन यहाँ, तलवार यहाँ मारेगा, पता चला दुश्मन वहाँ है, ऐसे मारेगा, राइट। तो समझे में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो इसने कहा भाई साहब स्ट्रिक्ट कर दो, शराब बंद कर दो, मदिरा जो है उसे बंद कर दो। तो मदिरा बंद करवा दी। दूसरा इससे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने मतलब सैनिकों को मोटिवेट किया कि भाई साहब
अगर तुम लोग जीत जाओगे तो जो टैक्स है तुम्हारे ऊपर उसे बंद कर देंगे, उसे ख़त्म कर देंगे। तो इससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिला उन लोगों को, बोला ठीक है भाई लड़ते हैं। तीसरा जो सबसे पावरफुल जो है वो है जिहाद। वो क्या था? जिहाद का था। जिहाद जो तीसरा जो सबसे पावरफुल था वो क्या था? जिहाद का था, मैटर था। जिहाद मतलब धर्म। उसने धर्म पे ला दिया। जब कोई बात धर्म पे आ जाती है तो आदमी का जो अंदर का जो पूरा आग जो होती है वो एकदम फुल एक्साइटमेंट में होती है। जैसे होता है ना हमारे आर्मी में बहुत सी बटालियन वाली मूवीज़ आप लोगों ने देखा होगा, सिखों वाली मूवी ने देखा होगा। तो उसमें जब कहते हैं ना कैसे बोलते हैं, 1.25 लाख ते इक लड़ावा ते गुरु गोविंद नाम कहावा, ऐसे ऐसे जब बोलते हैं तो उसके बाद एक लोग काट काट के फेंक देते हैं। तो ऐसा कुछ एक्साइटमेंट बाबर के सैनिकों में आ गया जब उसने जिहाद का मैटर रखा। जिहाद का मैटर मतलब धर्म का मैटर रखा, सांप्रदायिकता का मैटर रखा, जिहाद का। ठीक है, तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि भाई साहब ये युद्ध जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ही मतलब जीतना बहुत मुश्किल था, बट ये जो जिहाद का मैटर आया, जो शराब हमने बंद करवाई, जो टैक्स का मैटर आया, जो मोटिवेशन था जो हमारे सैनिकों में, वो निर्णायक बन गया और हमने बहुत मतलब कम समय में इस युद्ध को जीत लिया। जब खानवा के युद्ध को जीत लिया और राणा सांगा को पराजित कर दिया। ठीक है, और तो यहाँ से एक मैसेज ये मिला कि भाई साहब जब तक अंदर से इंटरनल आग नहीं आएगी तब तक आप कोई मतलब नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं कर पाओगे। अंदर से जब तक आएगी ना तब तक उखाड़ के फेंक दोगे, कुछ भी आए सब हैंडल हो जाएगा। ठीक है, कोविड वाले में केस में देखे थे लोग कहाँ कहाँ से साइकिल से चले आए थे, मोटरसाइकिल से चले आए थे। तो भाई साहब क्यों आए थे? वो अंदर से आया था, अंदर से फीलिंग आया था भाई साहब अगर नहीं जाएंगे तो जान नहीं बचेगी। तो जब तक बात जब आन पे आ जाती है, डू और डाई वाली सिचुएशन जब आती है तभी कुछ रिजल्ट होता है। वो जो रिजल्ट होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। वो क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। तो भाई साहब डू और डाई वाली सिचुएशन जब तक क्रिएट नहीं करोगे तब तक मज़ा क्या आएगा? आँखों गाना था ना, मतलब वो जवानी क्या जो खून में नहाई नहीं, ऐसा कुछ गाना। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब जो उसके बाद वाला युद्ध होगा वो चंद मेदिनी राय और बाबर के बीच होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।